हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल जो पढ़ाया लिखाया गया है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे। चलिए, आई थिंक आप लोग पढ़े लिखे होंगे। चलिए, कल हम लोगों ने सीखा था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में हमने बताया था। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं कि कूलाम का नियम क्या होता है। बताया गया था कल कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में इसका बीमीय सूत्र यहां तक लिखाया गया था। आगे आज हम पढ़ेंगे, सेकेंड लेक्चर है हमारा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, लिखिएगा, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर r1 व वेक्टर r2 है। देखिएगा, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा इनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर r1 व वेक्टर r2 है। इसके लिए आप क्या कीजिए, XY प्लेन बना लीजिए। ये आपका होता है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है वो, ये हमारा होता है x अक्ष और ये हमारा है y अक्ष। मान लीजिए कि आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश कितना है आपका, वेक्टर r1, और आवेश Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश है आपका वेक्टर r2। और लिखाया गया है ऊपर कि Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो आपका क्या है, स्मॉल r। चलिए, हम लोग Q1 और Q2 जो आवेश लिए हैं इनको समान परिमाण का मानते हैं कि दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। हम ये विजातीय आवेश के लिए नहीं ड्राइव कर रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि Q1 और Q2 दोनों धनात्मक है या ऋणात्मक है। चलिए, यहां हम धन मान के सॉल्व करेंगे। थोड़ा आप देखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और Q2 के कारण आवेश Q1 पर भी एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण प्रतिकर्षण बल
किधर, इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, तो इसकी दिशा है वेक्टर F1 2, यानी आवेश 1 पर 2 के कारण कार्य करने वाला बल। इसके बाद में आवेश 2 पर कार्य करने वाला बल आवेश 1 के कारण, आप देखिएगा वेक्टर F2 1। चलिए, कल आपको कूलाम का नियम बताया गया था कि दोनों के बीच की दूरी अगर r होती है तो यह बराबर Q1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो लिखते हैं। चलिए, एक चीज और आप लोग जानते हैं कि एकांक सदिश क्या होता है। थोड़ा यहाँ पे एकांक सदिश का यूज होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए इधर कि एकांक सदिश क्या होता है। थोड़ा मैं इधर रिमाइंड करा दे रहा हूं। आप लोग कक्षा 11 में वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम कहते हैं एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश को अगर कोई वेक्टर ये है, कोई सदिश ये है, तो अगर इसका एकांक सदिश लिखना है तो हम क्या करते थे, ए के ऊपर कैप बना देते थे। इसका मतलब ए यूनिट वेक्टर ये बराबर क्या होता है, जो वेक्टर होता है उसके परिमाण से हम भाग दे देते। यूनिट सदिश क्या करता है, ये डायरेक्शन को बताता है कि हमारे जो सदिश की दिशा है वो किस तरफ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी वेक्टर F12, इसका मतलब है कि Q से Q2 से Q1 पर कार्य करने वाला जो बल है वो है F12, यानी इसकी दिशा क्या होगी, 2 से 1 की ओर। इसकी दिशा क्या है, 2 से 1 की ओर। अगर हम इसे 1 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दें, इसे 2 से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर होगी, ये R21 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि F12 पर कार्य करने वाला जो बल है आवेश Q के कारण, इसकी दिशा क्या है, इस डायरेक्शन में है, R21 का यूनिट वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्य करने वाले बल की एकांक सदिश क्या होगी, इस डायरेक्शन में है, R12। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर कार्य करने वाले आवेश Q1 के कारण जो बल है वो किसके कारण है, एक आवेश के कारण। दूसरे पर पहले आवेश के कारण कार्य करने वाले बल की दिशा है। चलिए, आप लोग जानते हैं, इधर हम मिटा दे रहे हैं, आई थिंक आप लोग ये सब जानते होंगे। चलिए, कूलाम का नियम कल बताया गया था, तो लिखते हैं F12, वेक्टर F12 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए इसमें क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, R21 का यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से Q1, इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल आप लोग साथ में लिखते रहिए, F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अब हमारी दिशा क्या है, पहले से दूसरे आवेश की ओर, यानी R12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वेक्टर छोड़िए समाप्त, वैसे आप लॉजिकल देखिए,
अगर किसी रस्सी को दो लोग, एक लोग 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, एक लोग 10 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, तो बताइए कि कौन सा आदमी किस ओर जाएगा। जो बल ज्यादा होगा आदमी उसी ओर खिसक जाएगा। यानी 5 न्यूटन और 10 न्यूटन बल में कौन सा बल ज्यादा है, 10 न्यूटन का बल ज्यादा है। यानी जो व्यक्ति होगा वो 10 न्यूटन बल की ओर खिसक जाएगा। थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान लगा के आप देखेंगे वेक्टर r1 जो है इसकी जो डिस्टेंस है r2 की तुलना में क्या है, बहुत कम है। rt की तुलना में बहुत कम नहीं लेकिन कम है। तो यानी अगर हर का परिमाण क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ज्यादा होता है और अगर ये कम है तो F12 का मान अधिक हो जाता। यानी जो वेक्टर r1 है या जो ये वेक्टर r1 है इसका परिमाण ज्यादा है। थोड़ा पहले देखते हैं कि कैसे ये परिमाण हमें ज्यादा लग रहा है और इसकी ही तर्ज पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो वेक्टर r21 बराबर क्या होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग देखिए वेक्टर r1, वेक्टर r2 और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। यानी आप यहां क्या लगा सकते हैं, सदिश त्रिभुज को जोड़ने का नियम लगा सकते हैं। इस सदिश त्रिभुज कैसे जोड़ा जाता है आप लोग जानते हैं। अगर इसको वो से इसको ये मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए तो क्या होगा, ऊपर आप लोग लिख चुके होंगे, हम मिटा दे रहे हैं। चलिए तो आप देखिए वेक्टर वो ये बी क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है। तो सभी त्रिभुज के अनुसार हम इसको जोड़ देते हैं। क्या है, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB बराबर क्या होगा हमारा, वेक्टर OB। एक मिनट उल्टा कर, माइनस वेक्टर OB हो जाएगा, सॉरी। वेक्टर OB प्लस वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर OA। चलिए आप लोग जानते हैं वेक्टर OB क्या है, वेक्टर OA क्या है। आपको वेक्टर OB और वेक्टर OA पता है, दोनों के क्या है, वेक्टर r1 और r2 से रिप्रेजेंट किए गए हैं। आपको क्या निकालना है, वेक्टर AB निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर AB बराबर क्या होगा, वेक्टर AB बराबर हमारा है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। क्या है, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। देखते हैं आप लोग क्या निकाले हैं, यूनिट वेक्टर r21 इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपान r। यानी वेक्टर r1 माइनस r2 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इंटू यूनिट वेक्टर r21। ऊपर आपने समीकरण एक बनाया है, मान रख देते हैं F12 इक्वल टू आपने बनाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² इंटू r21 का यूनिट वेक्टर।
चलिए इस मान को ऊपर पुट कर दे, इस मान को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या निकलेगा, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। थोड़ा देखिएगा R21 का मान यही पुट कर दीजिए, ये रखने की जरूरत नहीं, क्या फायदा, इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान R। इधर आप फिगर बना लिए होंगे या ऊपर लिख लिया हो, ऊपर का मिटा देते हैं। तो अगर ऊपर आपने समीकरण बनाया तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं या ये नाम दे देते हैं। चलिए ठीक इसी प्रकार वेक्टर F21 इक्वल्स टू वेक्टर F21 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको यहाँ नाम मत दीजिए, गुणा कर दीजिए 1/4 F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। चलिए क्या हो जाएगा, I क्यूब वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर R1। इसको समीकरण ये डाल दीजिए और इसको समीकरण नंबर बी। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। यहां से माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो माइनस आगे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। चलिए देखते हैं कि F12 का मान क्या है 1/4 F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो यानी इतने के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं वेक्टर F12 यानी वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F12। थोड़ा ध्यान दीजिए ये कह क्या रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F2 का मतलब है कि जो दोनों अगर समान नेचर के हमारे आवेश हैं तो दोनों पर क्या करेगा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि दोनों जो कार्य करने वाले बलों की दिशा है वो क्या है एक दूसरे के विपरीत है और दोनों एक दूसरे पर क्या आरोपित कर रहे हैं प्रतिकर्षण बल आरोपित कर रहे हैं। यानी ये जो कूलाम का नियम है, ये जो सदिश स्वरूप है हमारे बलों का आवेश के लिए एक से या एक हो या एक से अधिक हो, 2 हो 4 हो 6 हो, कितने भी आवेश हों, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि जो कूलाम का नियम है समान अगर आवेश हैं तो उन पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अगर विपरीत नेचर के आवेश हैं तो उन पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, एक बार मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूं आप लोगों को। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही सदिश स्वरूप नहीं पूछेगा, आपको न्यूमेरिकल देगा। जैसे दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर दे दिए गए, उसके बाद में पूछेगा कि इसका परिणामी बल क्या होगा, मतलब इस पर कार्य करने कुल कितना बल कार्य करेगा और उस बल की दिशा क्या होगी। तो आपको वहां इसका यूज करना पड़ेगा। अगर दोनों समान नेचर के आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। Q2 के कारण Q1 पर प्रतिकर्षण बल और Q1 के कारण Q2 पर प्रतिकर्षण बल। और आप जैसे किया गया है पूरा कैलकुलेट वैसे कैलकुलेट करके आएंगे, उसके बाद में आपको इस पूरे निकाय का परिणामी बल मिल जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं।
आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मिटा दिया। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में क्या तुलनात्मक संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा मैं समझा रहा हूं, आप लोग वैसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। आप लोगों को हमने बताया कि वैद्युत बल क्या होता है, और चलो गुरुत्वाकर्षण बल अगर आपको सर ने बताया है प्रीवियस क्लासेस में तो ठीक है, वरना मैं एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो द्रव्यमानों के बीच में जो बल कार्य करेगा उसका नेचर हमेशा कैसा होगा? आकर्षण का होगा। यानी ब्रह्मांड के किन्हीं दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो उन द्रव्यमानों के बीच बल कार्य कर रहा है उसका नेचर हमेशा कैसा है? आकर्षण का है। ये द्रव्यमानों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, कि दोनों द्रव्यमानों के बीच में कोई भी माध्यम आप डाल दीजिए, इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता। अब हम थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कैसे करेंगे बताते हैं। पहला पॉइंट है कि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है। अगर आवेश समान है तो उन समान नेचर के हैं, मतलब दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और दोनों अगर विपरीत नेचर के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण नेचर का होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है कि आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके बीच माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए दिखाते हैं क्या माध्यम लगाया था हमने। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो K था ये कोई क्या था? माध्यम था, जिसे माध्यम का हमने क्या बताया था कि परावैद्युतांक है। अगर आवेशों के बीच में कोई माध्यम जैसे लकड़ी का टुकड़ा, पेपर, कोई भी चीज आप रख देंगे तो इनके बीच में जो कार्य करने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जो यह बराबर होता है G m1 m2 अपान R स्क्वायर। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होते हैं। जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी दूरियों के लिए ज्यादा सैटिस्फाई है। लेकिन जो वैद्युत बल है वो नाभिकीय और परमाणुीय दूरियों के लिए भी सैटिस्फाई है। आप लोग देखे होंगे, सर ने आपको बताया होगा कि जो नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, और बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार आपका क्या होगा? धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी जो नाभिक होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। यानी इनके बीच में कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, और इस आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित कक्षा में बनाए रखता है। तो आपका ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना। चलिए इसके बाद में हम आपको बताते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा है वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद में है आपकी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र आपको समझना पड़ेगा।
चलिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे पृथ्वी का अपना क्षेत्र है, उसी प्रकार से हर आवेश का अपना क्षेत्र होता है। पृथ्वी अपने क्षेत्र के अंदर उपस्थित वस्तुओं को ही केवल अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। एक इसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ऊपर जाने पर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आवेश को कहीं रख दिया जाए तो आवेश भी क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अगर उसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस आवेश पर कोई ना कोई वैद्युत बल अवश्य कार्य करेगा। ठीक है, तो इसकी एक प्यारी सी परिभाषा है कि किसी आवेश या आवेश समूह के चारों तरफ वह क्षेत्र, अगर कहीं पर कोई आवेश रख दे रहे हैं तो उस आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश अगर रखा जाए तो उस आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिएगा, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर अगर कोई अन्य आवेश रखें तो उस आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आदेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता हो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से सारे न्यूमेरिकल समझने में कठिनाई होती है अगर आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझेंगे। कह रहा है किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर कोई वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आप लिख लीजिए। अब मैं समझाता हूं, लिखाएंगे बाद में, थोड़ा समझ लीजिए। चलिए, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई आवेश आप यहां रख दें तो आपको ऐसे पता चले कि यार ये क्षेत्र इसका है, ये क्षेत्र इसका है, ये क्षेत्र इसका है। चलिए, हम क्या करते हैं, जब किसी आवेश को रखते हैं तो रखने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे कोई अन्य आवेश को लेके आते हैं तो कल्पना वो क्या होता है, ये आवेश या तो इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग चुंबक लिए होंगे। चुंबक में क्या होता है कि जब चुंबक को आप दो चुंबक के एक टुकड़े, चाहे एक चुंबक हो या दो चुंबक हो, उनके टुकड़ों को क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए। अब चुंबक को क्या करते हैं, आप पास पास लाते हैं तो देखते हैं चुंबक एक दूसरे को खींच लेता है। लेकिन क्या होता है, आप चुंबक को अगर घुमाते रहते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है तो आप देखते हैं कि आपका चुंबक क्या होता है, दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित करने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि उनके ध्रुव क्या हो गए, समान हो गए। नॉर्थ नॉर्थ पोल
मिल जाता हो या साउथ पोल मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है, जब कोई आवेश रख देते हैं तो इस आवेश के क्षेत्र में अगर कोई आवेश हम धीरे धीरे लेके आते हैं तो एक बिंदु अगर यहाँ कोई मिल गया कि इस आवेश को ये आवेश क्या करे, इस आवेश को अपनी ओर खींच ले, तो इसका मतलब क्या, या इसको यहां से धक्का दे दे, तो ये जो क्षेत्र बना लेता है अपने चारों ओर, वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में आपका है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जब कोई आप आवेश रखते हैं तो आवेश से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। थोड़ा सा और ध्यान देना कि वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे निकलती हैं। अगर कोई धन आवेश है, अगर यहां रख दिया जाए तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, धन से दूर चली जाएंगी, और ऋण आवेश रख दिया जाए तो ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ा समझिएगा, इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर स्थित कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश उसी दिशा में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में अगर हम आवेश को रख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम आवेश को रख रहे हैं, तो अगर वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो हमारा आवेश भी उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। जहां पर आपकी वैद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, ठीक है, जैसे कोई आवेश यहां रख दिए, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। प्रबल होने का मतलब थोड़ा आप लोग भीड़ का मतलब जानते होंगे। भीड़ का मतलब होता है जहां आदमी ज्यादा हो, जहां आदमी ज्यादा होते हैं वहां क्या करते हैं, सघन ज्यादा है, उनका वर्चस्व ज्यादा है। अगर यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो बहुत अधिक होती है। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत कम होती है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं तो कहिएगा वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं, या वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कोई पूछे क्या वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, आप कहिएगा वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। थोड़ा सा और बता देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन से दूर होती हैं, मतलब अगर धन आवेश रख दिया जाए तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन से निकलती हुई आपको दिखेंगी, ऐसे धन से निकलती हुई दिखेंगी। यानी देखिए तीर का निशान क्या, अपने से दूर। और ऋण, कोई ऋण आवेश रख दे तो इस पर बोले कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ऋण की ओर आती दिखेंगी आप, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अगर कोई पूछे तो कहेगा धन से दूर ऋण की ओर। अगर दोनों आवेश को रख दिया जाए, एक को प्लस एक को माइनस, तो आप क्या समझे, धन से निकलेंगी और ऋण की ओर जाएंगी, यानी धन से निकल रही हैं और ऋण पर जाके समाप्त हो रही हैं। थोड़ा देखिएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, धन से क्या हो रही है, निकल रही हैं और ऋण पर जाके समाप्त हो रही हैं। तो देखिएगा धन से निकल रही हैं, निकलने की डायरेक्शन क्या, अपने से दूर है, और ऋण पर जाके समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी रही वैद्युत बल रेखा। ठीक है, इसके बाद में
कल शुरू किया जाएगा अगला लेक्चर। इतना आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, फिर मिलते हैं कल।